सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इसके 5 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, इसमें 32 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, या तो ये वाले पार्ट कर लें या फिर ये बी पार्ट कर लें, कोई एक पार्ट इसमें करना है आपको। ठीक, दोनों पार्ट नहीं करने, एक पार्ट करना है। पहला क्वेश्चन ए है, क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, कितना है, 18 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द नंबर्स। क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। जैसा दिया वैसे लिख दो केवल, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या गिवन है, नंबर दिए गए हैं, नंबर का रेसिप्रोकल दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 32, और 32 का पहला क्वेश्चन है ए पार्ट। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर एक हमारा x है, एक क्या है, y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, क्या बताया गया है, क्वेश्चन ने ये बताया है कि इनका जो सम है यानी x प्लस वाई, इनका सम कितना है, 18 है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। फिर इसके बाद इसने बोला है कि इनके रेसिप्रोकल का जो सम है। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, x का आपको रेसिप्रोकल बताना है तो इसका मतलब होता है 1/x, यानी अपोजिट कर दो, उसको उल्टा कर दो, तो रेसिप्रोकल होता है ये। तो यही रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास इसके रेसिप्रोकल बोला गया यानी 1/x प्लस 1/y, इसका जो सम है वो कितना है, 1/4 है। इसको अरेंज करो जब इसको अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई नीचे जो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई, कितना आएगा, एक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब पहली इक्वेशन पे आओ, पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस एक्स। ठीक है, 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं। चलो जब लिख देते हैं तो क्या आएगा, इसको जो वैल्यू निकली है वो कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, इन इक्वेशन सेकेंड क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ से हमारे पास 4x हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखना है, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x है, यहाँ ऐसे ही रहेगा, y की जगह 18 माइनस एक्स लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख दोगे, फर्स्ट से हम क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड पे किए हैं, इसकी वैल्यू जो पुट किए हैं 1 से पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से हमारे पास 4x आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 18x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, इस वाले पार्ट को पूरा हम राइट साइड ले जा रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x और कितना बचेगा, प्लस का 72 बराबर 0, ये एक्स है इसके साथ। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब फैक्टर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि b को हमको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि दोनों पार्ट का जब एडिशन किया जाए तो b आ जाए, और अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई किया जाता है तो a इंटू सी आ जाए। ठीक है, उसी बिहाफ पे करते हैं यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा
12x, यहाँ पर माइनस का 6x, प्लस कितना आ जाएगा 72 बराबर 0। हो सकता है ना, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लो कितना आ जाएगा 12 बचेगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लो माइनस का, तो ये कितना बचेगा x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, एक x की वैल्यू 12 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी दूसरे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब पहले अगर हम x बराबर कितना लेते हैं 12, वैन x बराबर 12, देन क्या होगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना 18 माइनस x है, x की अगर 12 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा एक 12 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। देन नंबर्स हो जाएगा 12,6। अगर इफ x बराबर हम क्या ले लेते हैं 6, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 माइनस 6 आ जाएगा 12। तब हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, कोई भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। द नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 6 और 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x सच डेट 4/x माइनस 5/2x प्लस 3 बराबर 3। इसको हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को। या तो ये कर लेते फिर, या फिर ये वाला पार्ट भी कर सकते थे। तो 32 का जो पार्ट कौन सा है, बी पार्ट है। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास 4/x माइनस 5/, क्या है ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 3 है। इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। चलो इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे रहेगा, ये 2x प्लस 3 यहाँ माइनस 5x इज डिवाइड किससे हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5x आ जाएगा। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट में क्या आएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब आगे चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 8x, यहाँ पर माइनस का 5x और ये प्लस का 12। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना बचेगा, ये 3x बचेगा, ये प्लस का 12 बचेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब हमको इस वाले पार्ट को यहाँ ले जाना है एक तरफ, यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। इसको अरेंज करो, यहाँ से 6x स्क्वायर, यहाँ पर 6x बचेगा और माइनस का 12 बचेगा बराबर 0। 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टर वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, यानी b को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन किया जाए तो b आ जाए और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ac आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे माइनस का x कर दें और माइनस 2 कर दें बराबर 0। यानी जब 2x माइनस x को ऐड करोगे कितना आएगा, x आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। तो बात सही है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हमें x प्लस 2 कॉमन लेना है, क्या बचा है यहाँ पर x -1 बचा बराबर 0। तो हमारे पास क्या आया, x बराबर 1 आ गई -2 और x बराबर आ गया -1, x बराबर 1 आ गया।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे ही करना था। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सारे लेक्चरों का कंबाइन करके पूरा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 34 करते हैं पहले, फिर उसके बाद लास्ट में 33 करते हैं। अगर आज हो जाएगा तो, नहीं तो अगले लेक्चर में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, या तो ये वाला कर लेते या फिर हम ये वाला भी कर सकते थे। क्या, बी पार्ट, दोनों में से कोई एक पार्ट हमको करना था। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग is in the form of cylinder of a base radius 12 meter and height 3.5 meter, surmounted by a cone of equal base and slight in height 14 meter. Find the internal curved surface area of the building. तो कुछ ऐसी कहानी है कि जो हमारे पास ये बना है, यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर जो है एक कोन शेप पर रखा हुआ है, यही हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है पूरे पार्ट का। ठीक है, ये आइसक्रीम नहीं है, बिल्डिंग अभी बनाएंगे। तो ऐसी कुछ कहानी है, हिंदी वाले भी देख लें क्या है। एक भवन का आंतरिक भाग एक बेलनाकार प्रकार का है। ठीक है, जिसकी आधार त्रिज्या 12 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 3.5 मीटर है। इस बेलनाकार भाग के ऊपर एक शंक्वाकार भाग अधोरूपित है, जिसकी आधार त्रिज्या बेलनाकार भाग के समान है तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। इस भवन का अंतःवक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन ने कहा है, पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है मेरा 30, क्या है, 34 है। हाँ, 34 का पार्ट कौन सा है, ए है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, भवन का डायग्राम बनाना होगा। कैसा डायग्राम बनेगा, ये मान लो हमारे पास सिलेंडर है। ठीक, तिरछा नहीं बनाना, सीधा बनाना। तिरछा हमसे बन जाए तो आप लोग सीधा ही बनाना। तो ये मान लेते हैं, ये कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा सिलेंडर है। एक ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, ये सिलेंडर हमारा बन गया, बेलन बन गया। थोड़ा और सही कर दें। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी है। इसके ऊपर एक जो है बेलनाकार यानी शंक्वा कोन रखा हुआ है। कोन के लिए क्या है, ये हमारे पास ऐसे मिल जाएगा, ये पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो ये भवन का कुछ ऐसा शेप बना हुआ है, मंदिर टाइप मान लो। अब आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन ने बोला है कि इनके बेस की जो त्रिज्याएं हैं, यानी ये हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है रेडियस, और इसके बाद ये रेडियस जो है कोन का जो सर्किल पार्ट है उसके समान है, यानी इन दोनों का रेडियस सेम होगा। ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसको बना देते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बोला है कि जो तुम्हारे पास बेलन है, इस बेलन की हाइट जो है कितनी है, बेलन की हाइट कितनी है, 3.5 मीटर है। कितनी है, 3.5 मीटर है। इसके अलावा क्वेश्चन ने ये बताया है कि जो इसके कोन है उसकी स्लैटन हाइट यानी तिर्यक हाइट जो है कितना है, 14 मीटर है। तिर्यक हाइट का मतलब है कि ये जो हमारी हाइट है ये कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हमको। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये इतना डाटा हमको गिवन है, इतना डाटा हमको गिवन है, ये लिख देना, गिवन डाटा में हमको ये दिया है। फाइंड करना है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। देखो सबसे पहले हमको क्या पता करना चाहिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो
कोन है, इस कोन की जो हाइट है ये कितनी होगी, कोन की हाइट हमको पता करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला दो, ये ऐसे मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी हाइट। सबसे पहले हमें कोन की हाइट पता करना होगा कितनी है, ये हमारे पास h मान लेते हैं। ठीक है, कोन की हाइट पता करना होगा, इसको मान लेते हैं h1 और इसको मान लेते हैं h2। ठीक, h1 दिया हुआ है और हमारे पास h2 नहीं पता है, तो हमारे पास क्या करोगे, इसको मान लो a पॉइंट, ये b पॉइंट मान लो, ये o पॉइंट मान लो, सेंटर है ये a b c, ये c पॉइंट मान लो। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं मानना हमको। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा ए ओ सी, ए ओ सी में जो ट्रायंगल ट्रायंगल ओ है वो क्या है, सॉरी एंगल ओ जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि अगर कोन से परपेंडिकुलर रेडियस पे मिलता है तो ये 90 डिग्री होता है। एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, तो एंगल ओ हमारा 90 डिग्री है। अब इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको दिया गया है, यानी तिर्यक हाइट कितनी है, जो कि एल से लिखी जाती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हाइट है वो क्या है h2 स्क्वायर है, और जो बी है वो क्या है आर स्क्वायर यानी रेडियस है। ये तो फॉर्म होता है कि याद रखने का, कैसे याद रखें, दूसरा निकालने का तरीका यही होता है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। यहाँ से एच स्क्वायर या एल स्क्वायर कहते हैं, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, h2 हमको पता नहीं है, r कितना है, r हमको दिया गया है 12 यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर बात की जाए कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा h2 स्क्वायर इज प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 144, 144। यहाँ से h2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 196 में 144 घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2 बचा मेरा, इसके बाद 196 ही तो होता है इसका, अगर 14 का स्क्वायर करें तो 196 आएगा, इसमें से घटा के क्या घटाना है 144, तो इसको हम देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तो 6 से 4 गया तो 2 बचा, इसके बाद 9 से 5 गया तो ये बचा हमारा 52 बचा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा 52। ठीक है, 52 में हो जाएगा, हाँ 52 बचेगा। तो ये हमारा h2 यानी h2 स्क्वायर आ गया 52। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 52, याद रखना अंडर रूट के अंदर 52 आया है, और ये वैल्यू कितनी है ये हमने निकाल ली। यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, अब हाइट आ गई, अब हमको निकालना क्या है, इसने पूछा है कर्व सरफेस एरिया इंटरनल बॉडी का। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये क्या आ जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे पास। पहले तो एरिया हमें पता होना चाहिए किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे क्या है, सिलेंडर को हमने माना है हाइट कितना h1 माना है तो h1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है वो क्या होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है एल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, यहाँ पे 2। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, 22/7 रखेंगे।
तो उससे पहले क्या करते हैं, पाई को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, पाई को बाहर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो पाई बाहर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, पाई ब्रैकेट में क्या बचेगा और आर भी कॉमन लिया जा सकता है, तो आर भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2r1 सॉरी h1, यहाँ पे क्या बचा, l बचा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हमको हाइट तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ये तो दिया हुआ था ना, लेकिन हमने निकाल दिया तो निकाल दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम सिलेंडर 12 मीटर, ठीक है, बाई द कोन। वैसे हमें हाइट की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पाई आर यहाँ पे आ गया 2h1। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में हमारे पास देख लेते हैं कि हाइट उसकी दी गई थी, क्या हाइट हमारे पास किसकी दी गई थी, सिलेंडर की, यानी हमको h2 निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का था तो निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू हमारे पास, h1 की वैल्यू है 3.5, 3.5। ठीक है, प्लस l कितना है, l हमारा 14 है। ठीक है, l हमारा 14 है। चलो यहाँ से क्या है, 2 पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3.5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 14 है। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, इनको ऐड करोगे 21 आ जाएगा। इसको 7 से काट देंगे, 3 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 आएगा, और इसका 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 आया और एक, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इतना हम निकालते, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो ये 5 नंबर का है। अगर हम इतना निकाल देते हो सकता है एग्जामिनर नंबर ना देता पूरे, लेकिन ये जब हमने निकाल दिया पूरा, पहले हाइट निकाल के दिखा दी, तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूछा तो नहीं है कहीं पर भी, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, रेडियस जो दी गई है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर दी गई है, सरमाउंटेड बाय द कोन ऑफ इक्वल बेस, फ्लैटेन हाइट 14 मीटर, फाइंड द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास निकालना था, समझ गए, तो इसका यूज करना है हमको। इसका मतलब यहाँ पे हमसे पूछा नहीं गया था कि ये हाइट हमको बताएं, लेकिन अब ये 5 नंबर जो क्वेश्चन था मेरा 5 नंबर का था, अगर इतना निकालते हो सकता है एग्जामिनर हमको पूरे नंबर न देता, तो हमने इसको भी निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक, बाकी अगर आपसे पूछा नहीं गया तो नहीं निकालेंगे तब भी पूरे नंबर देना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर है, चेक करने वाले के माइंड के क्या है कोई नहीं जानता ना। ठीक है, इस वजह से हमने दोनों पार्ट करा दिए। अब अगला क्वेश्चन देख लो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। देखो इसमें कहानी ऐसी कुछ है कि जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब के अंदर हमारा स्फीयर रखा हुआ है, एक घन तथा एक ऐसे गोले जो घन में पूरा पूरा फिट आ जाए के आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ रहे, यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी है कहानी ये है कि हम तो आपको दिखा देते हैं कैसा हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हमारे पास पड़ा होगा, एक मिनट लोडिंग हो जाए। ऐसी कहानी कुछ है, यानी कि हमारे पास जो क्यूब है, क्या है क्यूब, ठीक, क्यूब है, क्यूब के अंदर स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। ये देख लो कहानी जैसा डायग्राम दिख रहा है ये, और ये पूरी तरीके से फिट है, ऐसे कुछ कहानी है। ठीक, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, या फिर ये वाला देख लो कि ये पूरी तरीके से फिट है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको सिलेंडर का जो क्यूब है उसका वॉल्यूम किसका निकालना है, प्रूव करना, क्या करना है, डिटरमाइन द रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम ऊपर होगा, ठीक है, टू द दैट ऑफ स्फीयर,
और स्फीयर का वॉल्यूम नीचे होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा ए क्यूब, यानी डायमेंशन का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये जो होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका रेशियो हमको निकालना है। अब इसमें देख लो ये है डायग्राम पे, इससे ये हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर हम पहुँचे, ये हमारे पास पॉइंट है, सेंटर है इसका। अगर इसका ये सेंटर पॉइंट है ये, तो इसके सेंटर पॉइंट से जब ये इसकी अपर सरफेस को टच कर रहा है, यहाँ पर पूरा इसका जो फेस है मेरा, ये वाला जो फेस है इसको अगर टच कर रहा है ये, ठीक है, इस वाले फेस को ये अगर टच कर रहा है, इस वाले फेस को, इसको, ये जो फेस है इसको अगर ये मेरा जो डायग्राम बना है, ये सर्किल जो अंदर घुसा हुआ है स्फीयर, अगर ये टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जहाँ से डिस्टेंस जो जाएगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। और ये जब नीचे तक आएगी तो क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ये जो हाइट है हमारी, ये हाइट हमारी क्या होगी, डायमीटर के बराबर होगी। यानी जो स्फीयर का डायमीटर होगा वही हमारी हाइट होगी क्यूब की। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। ये डायग्राम बनाओगे यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट, इसको यहीं पे कर देते हैं, कहीं है जगह। तो 34 का सेकंड पार्ट देख लो। क्या करेंगे, हमारे पास पता चल गया कि जो इसकी हाइट है, सॉरी जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू है 2 टाइम्स, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू है, किसके इक्वल है, जो हमारे पास साइड है क्यूब की। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, समझ गए। डायमीटर बराबर है क्यूब की साइड का। अगर हम क्यूब की साइड को क्या मान लेते हैं, क्यूब की साइड हमारे पास ए है, ठीक है। अगर क्यूब की साइड ए है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी a/2, यानी रेडियस जो हो जाएगी वो साइड की आधी हो जाएगी। अब साइड की आधी हो जाएगी तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला आएगा क्वेश्चन 34 का बी पार्ट, डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम बता देंगे साइड ऑफ स्फीयर, साइड ऑफ क्यूब, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो रेडियस होगी सर्किल स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, जो कि आर होगी, वो हो जाएगी साइड का आधा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बिहाफ पे हम क्या बताएंगे, इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वीसी से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो हमारे पास ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है ना स्फीयर जो हमारा है अंदर की तरफ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, एच लगा दो, स्फीयर क्या हो जाएगा, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास 4/3, आर की वैल्यू कितनी है, पाई तो रखोगे यहाँ पर, ठीक है। आर की वैल्यू है a/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई, ए की जगह ए क्यूब, और आर 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा मेरे पास ए क्यूब और पाई डिवाइड किससे करेंगे, 6 से। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा VC/VS। ये कितना आ जाएगा, VC कितना है, VC हमारे पास है ए क्यूब और VS कितना है, ए क्यूब पाई डिवाइड बाई 6।
यहाँ से a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, पाई 6 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा। यहाँ से VC/VS आ जाएगा 6/5। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। बस यही लिखना था हमको। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का था। अब अगला क्वेश्चन 35 में क्या है, द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बी का दिया गया है, सी का भी दिया गया है और डी का भी दिया गया है। प्रूव दैट ABCD इज रोम्बस एंड नॉट अ स्क्वायर। देखो रोम्बस और स्क्वायर में क्या है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, याद रखना, और स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता और स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है, ठीक है। रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता जबकि स्फेयर का डायगोनल भी इक्वल होता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद है तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो दिया गया है। पहले सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए मान लें, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6 - 2, 6 - 2, और बी का कितना है, बी का है 9,2, 9,2, और सी का कितना है 5, -1, 5, -1, और डी का कितना है 2, -5, 2, -5, ठीक है। ये हमको दिया गया है 2, -5। अब प्रूव करना है कि रोम्बस है कि नहीं। अब रोम्बस को प्रूव करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा, इसकी साइड निकालनी होगी। साइड निकालने के बाद देखेंगे साइड अगर इक्वल आ जाती है तो फिर निकालना होगा डायगोनल की लेंथ। अगर दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर आ जाती है तो हमारा स्क्वायर है, नहीं आती तो रोम्बस है। तो हमें क्या क्या निकालना है, ये इसका डायगोनल है, ठीक है, और ये D1 हो जाएगा मेरा। इसके बाद दूसरा डायगोनल जो होगा हमारा ये D2 हो जाएगा, ठीक। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पर पूरा खेल है डिस्टेंस फार्मूले का। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला ये क्या होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास क्या है x1, ये y1, x1, y1 है। पहला पॉइंट क्या है x1, y1 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2 है। तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, इसका हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB डिस्टेंस। AB के कोऑर्डिनेट क्या हैं, AB के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास एक है 6, -2, दूसरा है क्या 9, 2। इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो AB के बीच की डिस्टेंस ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, ठीक, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, AB के अंदर जाएंगे क्या आएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस, ये माइनस है फिर माइनस आएगा तो एक बार और आ गया तो ये प्लस हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, 9 - 6, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25। तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ से एक डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट्स। अब इसके बाद अब क्या निकालना है, BC निकालना है, अगली डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने AB निकाल लिया, अब BC निकालना है, BC यानी यही डिस्टेंस। तो BC के कोऑर्डिनेट क्या है, B का हमारा 9, 2 है, और C का क्या है, C का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5, -1।
अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है बी सी। तो यहाँ से हमारे पास बी सी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर जाएंगे 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -1 -2 का होल स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर निकालेंगे तो ये 5 यूनिट्स फिर आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सी डी। सी डी में कोऑर्डिनेट क्या है, 5 -1 है, एक दूसरा है 2 -5, 2 -5, 2 -5 है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सी डी अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 माइनस का 5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -5, ठीक, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, यहाँ से अंडर रूट 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये भी 5 यूनिट्स आ गया। ठीक, आगे अगली डिस्टेंस कौन सी बची हमारे पास, अब डी ए बची। तो डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 2 -5 है, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का है ये 6 -2, 6 -2, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, डी ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, चलो 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस -5, सॉरी -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 वाला, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16, फिर उसके बाद 9 जाएंगे तो 25 आ जाएगा, ये आने से यहाँ से भी 5 यूनिट्स आ गया। इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ कि ए बी बराबर आ गई बी सी, बराबर आ गया डी ए, बराबर आ गया सी ए, सॉरी सी डी आ गया, ये चारों डायमेंशन बराबर आ गई, ये 5 यूनिट्स आ गई। ठीक, इससे तो ये पता चल गया कि ये रोम्बस होगा। क्या कंडीशन है ये मेरी कंडीशन है रोम्बस की। किसकी कंडीशन है कि ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है, रोम्बस, ये तो कंडीशन आ गई, इट इज रोम्बस। लेकिन हो सकता है ये स्क्वायर भी हो, क्योंकि जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता, सॉरी स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना होगा, डायगोनल की डिस्टेंस निकालना होगा। डायगोनल की डिस्टेंस का मतलब है कि D1 निकालना होगा और D2 भी निकालना होगा। इन दोनों को अगर देखते हैं, AC की डिस्टेंस निकालना होगा, यानी क्या निकालना होगा, डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस। अगर ये भी बराबर आ जाती है, डायगोनल डिस्टेंस भी बराबर आ जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा रोम्बस, नहीं सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं आती तो फिर कोई बात नहीं। तो पहला डायगोनल है हमारा AC, ये क्या है D1 है, AC क्या है D1 है, AC जो है हमारा D2 है, यहाँ पे माना है हमने, जो माना है वही रख देते हैं, D2 है। अब AC है, AC की कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 -2, 6 -2, और C का कोऑर्डिनेट कितना है, C का 5 -1, 5 -1। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, AC बोलें या D2 बोलें, यहाँ से देखो 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में ये गया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। ठीक, एक तो हो गया। अब दूसरा डायगोनल BD क्या है, दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, BD है, BD ये है हमारा D1। इसमें कोऑर्डिनेट कितने, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9,2, 9,2, और D का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5, 2, -5। ठीक है, तब यहाँ से हमें निकाल देना है D1, इसको निकालो कितना आएगा, 2 में 9 जाएगा,
इसका स्क्वायर, -5 में -2 हो जाएगा तो कितना आएगा, निकालो। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 - 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 - 2, ठीक है, ये भी 7 आएगा, इसका 49 होगा, तो 7 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या आया है, D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, ठीक। इसलिए क्या होगा, इसलिए इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, इट इज नॉट अ स्क्वायर, बस आंसर हो जाएगा यही। हमको ये भी प्रूव करना था कि स्क्वायर है कि नहीं, तो हम बता देंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो अलग अलग आ रही है। अगर डायगोनल की लेंथ बराबर आ जाती तो ये स्क्वायर हो जाता। समझ गए, इसको ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन को। अब जो है अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं या फिर, क्योंकि यहाँ पे पेज तो ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन जो है हमारा 1 नंबर बच रहा है 6, सॉरी 32 बचा है अभी ना, 33 बचा है, कौन सा बचा है 33, तो इसको हम इसमें कराएंगे तो अभी पेज ख़त्म है। तो ऐसा करते हैं, इसको अगले लेक्चर में करते हैं। अब इसके बाद कितने क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इसके बाद 3 क्वेश्चन केस स्टडी के, तो 2 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी के क्वेश्चन है, सेक्शन किसमें है, ए में है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से एक क्वेश्चन का नंबर जो मिलेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपको दिया जा रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट टीचर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ स्कूल, कितने बच्चे एनरोल किए गए हैं स्कूल में, एंड नंबर ऑफ टीचर्स एम्प्लॉयड बाय द स्कूल, और कितने टीचर को स्कूल के द्वारा एम्प्लॉयड रखा गया है। दिस रेशियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नंबर ऑफ रीजन, ठीक है। इट कैन बी यूज एज अ टूल टू मेजर टीचर्स वर्कलोड एज वेल एज allocation of resources, ठीक। A survey was conducted in 100 secondary school, ठीक है, 100 सेकेंडरी स्कूल में कंडक्ट किया गया ऑफ अ स्टेट, एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज प्रिपेयर। इसके बाद टेबल बनाई गई है, क्या टेबल है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, यानी ये जो है जैसे हमारे पास 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब है कि 20 बच्चों में से एक टीचर रखा गया है, लेकिन हमारी जो रेंज है 20 और 25 के बीच में है। इसका मतलब 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है ना, लेकिन 20 और 25 नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके बीच में है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर बच्चे हैं 20 और 25 के बीच में, तो वहाँ जो स्टेट में स्कूल पाए गए हैं वो कितने स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं, नंबर ऑफ स्कूल, ठीक है। इसके बाद 25 और 30 के बीच में अगर बच्चे हैं तो वहाँ उनके लिए एक टीचर है, लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है, 15 है। यही प्रोसेस इसमें है, 30 और 35 में एक टीचर है, यानी 30 और 35 स्टूडेंट है, उनमें एक टीचर है। ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी पाई गई है, 25 पाई गई है। 35 और 40 में 35 और 40 स्टूडेंट है, उनमें जो स्कूल पाए गए हैं जिसमें 30 और 40 के बीच में एक टीचर है, स्टूडेंट के बीच में एक टीचर है, ऐसे स्कूलों की संख्या 30 है। आगे यही है हमारा 35 हो गया, 40 और 45 स्टूडेंट है, उनमें एक टीचर है, ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी पाई गई है, 15 पाई गई है। और 40 और 45 और 50 के बीच में एक टीचर है, उसके वो ये जो स्कूल है कितने हैं, 10 है। तो ये टोटल जो है ये हमारे नंबर ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो नंबर ऑफ स्कूल हैं इसको मान लेंगे फ्रिक्वेंसी, क्या मानेंगे, फ्रिक्वेंसी मानेंगे, ठीक है। और ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, इसको माना जाएगा क्लास इंटरवल, CIA, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले भी देखना अगर एक बार, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिखा देते हैं क्या क्वेश्चन है बोला है। इसमें बोला जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात किसी स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या और स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यह अनुपात कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शिक्षकों के कार्यभार के साथ साथ संसाधनों के आवंटन को मापने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
एक राज्य के 100 माध्यमिक स्कूलों में एक सर्वे किया गया, जिसके बाद ये बारंबारता बटन साड़ी बनाई गई है। ठीक है, साड़ी के विषय में बता ही चुके हैं। अब इसके बिहाफ पे हमको आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी सबसे पहले हमको मीडियन क्लास पता करनी होगी, फिर उसके बाद उसकी लोअर लिमिट बता देंगे, तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट पूछ रही है, तो ये भी 1 नंबर मिल जाएगा, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके बाद ये याद रखना, ये किसके लिए है, मॉडल क्लास के लिए, ये है मीडियन क्लास के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद फाइंड द मॉडल, ये सॉरी इसमें क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, 2 नंबर मिलेगा, और फाइंड द मॉडल, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। मॉडल का मतलब है यहाँ पे मोड, बहुलक की बात होती है, मोड की। ठीक है, और मीडियन का माध्य। ठीक, अब हमें इसको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं किसकी, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका डायग्राम बनाते, मतलब टेबल बनाना होगा। तो हम पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसमें, एक टीचर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, तो इसको क्या मानेंगे, क्लास इंटरवल, तो इसको CI से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। ठीक, इसकी टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे मॉडल क्लास लिख दें, या क्लास इंटरवल लिख दें, या फिर यही लिख दें जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। ठीक है, एक टीचर में जो स्टूडेंट है वो है। ठीक है, ये हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लिख देंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, या CI लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही मोटा है ये। इसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है गिवन है, क्या है, स्कूल नंबर ऑफ स्कूल। इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्कूल को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख जाएगा इसे, इसको छोटा छोटा लिखा जाए तो ये जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे लिख देते हैं। जो हमारे पास दिया गया है टीचर का रेशियो, उसको हम लिख देंगे नंबर ऑफ, जो हमारे पास ये गिवन है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, इसको हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, तो इसको मानेंगे CIA का मतलब है क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो नंबर ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्कूल, इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी F से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, हमारी ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या क्या गिवन है इसको लिखना है, 1 2 3 4। अब जो इंटरवल दिया गया है उसको लिखो, क्या है, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, फिर इसके बाद क्या है, 25 से 30, फिर क्या है 30 से 35, फिर क्या है 35 से 40। ठीक है, इसके बाद और बढ़ाएं, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद 35 से 40 हो गया, 40 से 45, 40 से
45, 40 से 45, फिर उसके बाद 45 से 50। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 45 से 50, इतना ही क्लास इंटरवल हमको दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो फ्रीक्वेंसी दी गई 5, 15, यहाँ पे कितना है 5 है, ये 15 है, फिर उसके बाद 10 है, 5, 15, 5, 15, 25 है, सॉरी 10 नहीं है 25 है, ये 25 है, 25, फिर उसके बाद क्या है 30, 15, 10, फिर 30 है, फिर 15 है, फिर 10 है। ये हमारे पास क्या है फ्रिक्वेंसी है, क्या है फ्रिक्वेंसी। अब इसके बाद क्या है, इसके हिसाब से अब हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एरो लगाएंगे, पहले वाले एलिमेंट को ऐसे पहुंचा दो, यानी पहली फ्रिक्वेंसी एफ है, इसको लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, इस 5 को यहाँ लाना है, 5 को इसमें लाना है और इन दोनों का एडिशन करना है। 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, जो 20 आया उसको यहाँ लिख देना है। सेम प्रोसेस 20 को यहाँ लाना है, इन दोनों का एडिशन करना है, 20 और 25 का एडिशन कितना आएगा, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 20 और 25 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक, 45 को फिर यहाँ पे लेके आना है 30 में, 30 और 45 को ऐड करोगे कितना आएगा, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना, कितना आया 75 आया। फिर उसके बाद 75 को यहाँ पे लेके आना है, 75 में 15 ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 90 आएगा। फिर 90 आया, 90 को यहाँ लाना है और 90 में 10 ऐड करके इसको यहाँ लिख देना है, कितना आएगा 100 आएगा। तो हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया एफ एन, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ से कहेंगे। ठीक है, ये कितना आया 100 आ गया, इनको जब ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करोगे टोटल तो 100 आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को एन कहा जाएगा, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है ना, मॉडल क्लास मतलब मीडियन क्लास निकालना, सॉरी। तो मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसका सम, यानी n को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, n को 2 से डिवाइड करोगे 100 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 50। 50 से जस्ट ज़्यादा, 50 से जस्ट ज़्यादा जो भी मॉडल क्लास होगी, सॉरी 50 से जस्ट ज़्यादा जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, समझ रहे हो, 50 से ज़्यादा जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसी पे जाना है। अब 50 के बाद क्या आता है, इसमें देखो तो 45 है, ये कम है, 50 के बाद 75, यानी यहाँ पे आ जाना है हमको, कहाँ पे आ जाना है 75 पे। ये जो हमारे पास क्लास बन के आएगी, ये वाली, सॉरी ये वाली जो क्लास हमारे पास बन के आएगी, ये क्लास हमारी हो जाएगी कौन सी, मीडियन क्लास हो जाएगी। कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो जाएगी हमारे पास 35 से 40। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि हमें बताना व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या था, लोअर लिमिट बतानी थी मीडियन क्लास की, तो इसलिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास कितना है, ये 35। एक काम तो हो गया, यानी ये एल की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या पूछा है, इसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ मॉडल क्लास ये नहीं है, मॉडल क्लास ये नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए वेट करते हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन बता सकते हैं। तो मीडियन बता देते हैं यहाँ पर। तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि एल, ठीक है, प्लस फिर क्या आता है n/2,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर नीचे डिवाइड क्या किया जाता है, फ्रिक्वेंसी से, मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, एच से। एच क्या है, जो रेंज है उसके बीच का गैप है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है। एन क्या है, एन हम निकाल ही चुके हैं, एन हमारा 100 आया, उसको 2 से डिवाइड करें। अब बात आती है सी एफ क्या है। सी एफ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, जिस क्लास की, जिसको हमने मॉडल क्लास माना है उसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सी एफ होगी, यानी 45। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45 हो जाएगी। ठीक है, सी एफ की वैल्यू आपके पास 45 हो जाएगी। इसके बाद सी एफ की वैल्यू होगी 45। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी जिस क्लास पे हमको निकालना था, यानी जहाँ पर मॉडल क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एच। एच हमारे पास कितना आया, एच तो हमने बता दिया कि 40 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। सब कुछ पता चल गया, इसको रख दो यहाँ पर। तो एल कितना आया था, 35 आया था, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई, 50। सी एफ कितना आया, सी एफ आया मेरे पास 45। डिवाइड किससे करोगे, 30 से, 30 से करोगे ना, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी 30 है। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से 35, सॉरी, यहाँ 35 हुआ। अब इसका एडिशन करोगे, सॉरी सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ से 5 को इसको काट दोगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 35, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40। ये आता है मेरा 48, यानी 8 आ जाएगा पॉइंट का। फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, और इसके बाद 18 हो जाएगा, फिर उसका 2 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मीडियन 35.833, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 नंबर बन गए, इसमें हमको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है, क्या पूछा है, आपको ये बताना है, फाइंड द मॉडल ऑफ द डेटा। एक तो ये फाइंड करना है मॉडल। इसके अलावा ये क्वेश्चन सेकंड जो है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब है कि वो क्लास जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। एक हिसाब से मॉड के विषय में पूछा है, किसके विषय में, मॉड के विषय में पूछा है, तो इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इससे कर लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये जो है हमारे पास 30 सबसे ज़्यादा बार आया, और कोई भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार नहीं आया। तो अब जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा मेरा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इस वाले पार्ट से मतलब रहेगा, ये दो जो हैं यहाँ के, इनसे मतलब होगा। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास जो हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी क्या, 35 और 40 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 40। तो एक तो आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्या निकालना है, मॉडल। इसके बाद 8वां अगर क्वेश्चन है, आर में है, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, कराना तो सब पड़ेगा ना, इससे क्या मतलब है, ये कर चुके थे तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम कराएंगे क्यों, कि अगर ये नहीं आता तो ये कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी की मॉडल क्लास हमें निकालना है, यानी मोड के लिए निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देख लो। मॉडल क्लास को मोड भी कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है, लोअर लिमिट जिस क्लास की बात हो रही है, डिवाइड मल्टीप्लाई किससे होगा, F1। F1 का मतलब है जिस क्लास को माना है उसकी फ्रिक्वेंसी, F0 का मतलब है उसके ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, F1 माइनस F0, डिवाइड किससे करेंगे, 2F1। F1 क्या है, हमारे पास जिस क्लास को माना है, जिस जो मॉडल क्लास निकली उसकी फ्रिक्वेंसी, माइनस किससे करेंगे, F0। F0 का मतलब है ऊपर वाले की, यानी उसकी जस्ट ऊपर, और F2 का मतलब है जिस क्लास को हमने माना है उसकी मॉडल फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट नीचे वाली, और इंटू एच। ये वाला फार्मूला हमारा इसमें यूज होगा, ये फार्मूला हमारा इसमें यूज होगा, इसको हमें यूज करना है।
ठीक है, इसको यूज करके इसको हमें यूज करना है, किसमें रिचार्ज करना है, ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। तो अब इसको हम जगह बना लेते हैं, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब खेल क्या है, हमें पता होना चाहिए F1 क्या। हमने बताया जिस क्लास को हमने मेजर किया, क्योंकि यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा पड़ रहा है कि यही इसी की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है। ठीक है, तो ये भी हमारा मॉडल क्लास आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इसके हमने एक आंसर बता दिया, 40 आएगा, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ये तो काम हो गया इसका, मॉडल क्लास की अपर लिमिट हमने बता दी। अब क्या है, एल, एल हमारे पास, एल हमने बताया लोअर लिमिट होती है, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35। तो एल की वैल्यू हम 35 लिख देंगे। ठीक है, अब बात आई F1। हमने बताया F1 क्या होता है, जिस क्लास को हमने मॉडल क्लास माना है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या है, 30 है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। इसके बाद F0 क्या होता है, F0 जैसे मैं बताया है, जिस क्लास को माना है उसके ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे आ जाओ, ये F0 हो जाएगा, तो यानी F0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, F0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, F2। F2 का मतलब है कि जिसको हमने माना है मॉडल क्लास उसके नीचे वाली की फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, F2 आ जाएगी मेरे पास 15 आ जाएगी। इसके बाद H क्या है, H क्लास इंटरवल है, यानी 40 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, यही हमारा H है। ये सब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। L की वैल्यू कितनी आई है, 35 आई है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 में 30, और F0 की वैल्यू कितनी है, 25 है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 2F1 का मतलब है 60, 2 इंटू 30। ठीक है, 2 इंटू 30 माइनस क्या करेंगे, F0 कितना 25 है, माइनस F2 कितना है, 15 है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, H से, यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। तो ये मेरा 35 आ गया। ठीक है, ये मेरा 35 आ गया। इसको देखो, यहाँ से 30 से 25 घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, बच के आएगा 30 से 25 घटेगा तो 5 बचेगा, और एच की वैल्यू कितनी है, 5, हमने लिखना नहीं यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 30 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 60 हो जाएगा, 60 में हमारे 45 जाएंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब इसको 5 से काट देंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 3। ठीक, तो हमारे पास क्या है, 35 प्लस 5/3 आ गया। इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना कह सकते हो, 35, और इसके बाद 35 तो ऐसे ही लिख दो, ये वाला लिख देते हैं, एक बार जाएगा। ठीक है, बचेगा 2.6 जाएगा, फिर उसको बचेगा 2, फिर 6 जाएगा, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 36 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा ना इसमें तो इसकी जो मॉडल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो 36.667 कह सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरी केस स्टडी हो गई। एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अगले ही लेक्चर में रखिए तो ठीक रहेगा। देखिए अगली केस स्टडी क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या है देख लो, ये हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस है। ठीक है, जैसे कहानी लिख दी गई है, कहानी सुन लो क्या है। रेडियो टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज, ठीक है, ऑफ अ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। ठीक है, द टावर विल आइदर एक्ट एज एन एंटीना itself or support one or more antennas on its structure। ठीक, ये हमको बताया गया है, जो टावर है वो क्या काम करता है, कभी कभी रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, टेलीविजन फ्रिक्वेंसी के लिए ना, इसके लिए एक्ट करता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल बना रहे। तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर जो ले रहे हैं, ये भी तो उसी बिहाफ पे है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसी के ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट में अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ड, एक रेडियो टावर स्टेशन बिल्ड किया गया इन 2 स्टेशन, एक स्टेशन ए है एंड बी है, ये याद रखना, ए है और बी है। ठीक है, बी जो है, बी के विषय में सुन लो, बी इज वर्टिकली बिलो ए, यानी जो टावर बी है
वो ए के नीचे है और वर्टिकल एक ही लाइन पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए टावर बना दें और इसके नीचे बी यहाँ पे बना दें, ऐसा नहीं है, बल्कि ए यहाँ पे है तो इसके नीचे बी यहाँ पे है, एक ही लाइन पे है वर्टिकल, ये को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, द टावर इज सपोर्टेड बाय अ वायर एओ, ठीक है, एंड बीओ, यानी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वायर को, जैसे टावर खड़े हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए वायर जो यूज किए हैं एओ और बीओ। फ्रॉम द पॉइंट ओ, पॉइंट कोई ओ है, कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, यानी ये टावर अगर हमारे पास बन के तैयार हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ओ है, इसके लिए एक ओ एओ सॉरी एओ और बीओ, ये क्या है, ये टावर है। ठीक है, अब इसका बिटवीन द डिस्टेंस, ये याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन द बेस सी, यहाँ पर इसका बेस क्या आ जाएगा, सी, ऑफ द टावर एंड हाइट ऑन ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ओ, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई कितना है, 36 मीटर है। फ्रॉम ओ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेशन बी एंड स्टेशन ए आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी स्टेशन बी से कितना एंगल है, 30 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री होगा, और ए से कितना होगा, 45 डिग्री होगा रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ कहानी ऐसे बनेगी। इसके बाद बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द हाइट ऑफ स्टेशन, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ स्टेशन ए, बी की फाइंड करना था, ए की फाइंड करना है। अब इसके बाद देख लो सेकंड पार्ट में, इसमें कोई एक करना है, थर्ड पार्ट में सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर एओ, इसकी फाइंड कर लें, या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ टावर ओ बी, ये दो नंबर के हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें डायग्राम ऐसे बनेगा जिसे बना के दिखाए यहाँ पे, अभी बना रहे हैं, बाकी इसमें हिंदी वाले भी देख लें एक बार कहानी क्या है पूरी। रेडियो टावरों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न सहित कई संचार सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टावर या तो स्वयं एंटीना के रूप में कार्य करेगा या इसकी संरचना पर एक या एक से अधिक एंटीना का टेक होगा। ठीक है, ऐसी ही अवधारणा पर दो स्टेशन ए और बी, ए के लंबवत नीचे बी, ठीक है, ए के लंबवत नीचे बी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ पाए तो दिक्कत आ जाएगी ना, कि ए के नीचे है बी। एक रेडियो स्टेशन टावर बनाया गया था। टावर भूमि पर एक बिंदु ओ से तारों एओ और बीओ द्वारा लांबित है, लांबित मतलब बांधा गया है। टावर के आधार सी और बिंदु ओ के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। वे स्टेशन से ओ स्टेशन से बी और स्टेशन ए के शीर्षों के उन्नयन को मतलब एलिवेशन वाला एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब इसके बाद आपको बताना क्या है, उपयुक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टेशन की ऊंचाई बताना है एक बी की, और स्टेशन ए की ऊंचाई बताना है, ए ओ बताना है और ओ बी बताना है। कुल मिला के ये क्वेश्चन हमारा क्या था, हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे था, इसको हमें सॉल्व करना है। लैंग्वेज दिखा दी दोनों की, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टावर बनाना होगा। ठीक है, टावर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं टावर है, पूरा टावर है। ठीक, यहाँ से जो है ये टावर, यहाँ तक का जो टावर है वो हमारा ए है, यानी टावर पूरा ए है। ये अगर हमारे पास ओ पॉइंट बोला गया है, क्या बोला गया है, बेस का जो पॉइंट है उसके जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही बनाएंगे। बेस में जो है, बेस में सी पॉइंट है, ये लिखा हुआ है, ये देख लो इंग्लिश में, सी पॉइंट है हमारा बेस से। ठीक है, तो ये हम सी रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे बी और यहाँ पे रख देंगे ए को ऊपर क्यों रखा, बी को नीचे क्यों लिखा, ये भी समझ लो। ए को ऊपर क्यों रखा और बी को नीचे क्यों रखा, ये ए होगा ये बी होगा। ठीक, इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन ने हमसे बता दिया है कि जो बी है वो ए के नीचे है, बी वर्टिकली बिलो ए। ठीक है, इसी के मारे हमने इसको रखा है। ये हमारा टावर ए हो जाएगा और ये टावर बी हम मान लेते हैं यहाँ तक है, ये ग्राउंड की कुछ मान लें। ठीक, तो टावर ए हमारा माना जाए तो ये टावर पूरा माना जाएगा, अगर बी के लिए माना जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये हाइट फाइंड करनी है बी सी, और ए के लिए मानेंगे तो ये वाली हाइट फाइंड करनी है जिसको कैपिटल एच मान लेंगे।
ठीक है। अगर हमको हाइट फाइंड करनी है तो अगर BC के लिए निकालेंगे तो ये टावर B की हाइट आ जाएगी, ग्राउंड से मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है हमको क्या बताना है, स्टेशन B की ऊंचाई बतानी है। कहाँ से बतानी है? ग्राउंड से। और स्टेशन A की ऊंचाई बतानी है ग्राउंड से। तो ये H1 बताना है और HB बताना है। ठीक है, पहले दो पार्ट में जो हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये बताना है। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट से पॉइंट C की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, क्वेश्चन ने दे दिया है। इस डिस्टेंस को क्वेश्चन ने बताया है कि ये 36 मीटर है। क्या है? 36 मीटर है। 36 मीटर है ये डिस्टेंस, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन ने। देख लो कहाँ पे O से क्या है, C ऑफ द टावर एंड पॉइंट O इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है, 30 नहीं 36, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये बताया है कि अगर ये टावर जो है B पे जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो वायर है हमारा वो भी, ये वायर सीधा बनाएंगे, ये जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना? 30 डिग्री। वहीं बात की जाए किसकी, वायर जो है OA यानी ये वाला, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री ग्राउंड से। ये कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री पूरा एंगल है, 45 डिग्री। ठीक है, इतना सब कुछ हमको दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा काम क्या है, इसमें H की वैल्यू निकालनी है और कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो फिर ये डायग्राम बनाओगे और आप बताओगे कि लेट हाइट ऑफ टावर B इज H स्मॉल h एंड हाइट ऑफ टावर A इज कैपिटल H। कहाँ से? इन द ग्राउंड एट पॉइंट C। ठीक है, फिर उसके बाद मान लेंगे कि जो हमारे पास वायर है उसकी लेंथ, हमें तो वायर की लेंथ तो पूछी नहीं है, हमसे केवल ये पूछा है कि इसको भी बताना है और इसको बताना है, फिर उसका लेंथ भी पूछा हमसे ना। लेंथ, इसकी लेंथ हम मान लेंगे क्या, ये वाली लेंथ हम मान लेंगे L, या फिर कैपिटल L मान लो। लेट कर लोगे कि जो लेंथ है हमारे पास वायर OA की वो कैपिटल L है, और स्मॉल वाले की क्या है, इसकी जो मान लेंगे वो स्मॉल L मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज करना है ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल OB और C। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसको यूज कर रहा है, OBC ये ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या लगा हुआ है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या आ गया, H यानी परपेंडिकुलर BC किससे डिवाइड होगा, OC से, OC मतलब बेस। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो परपेंडिकुलर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, उसके हिसाब से रख देंगे। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से BC कितना आ जाएगा मेरे पास, BC आ जाएगा H जो कि हमको पता नहीं है, स्मॉल h सॉरी। OC कितना है, OC क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। अब बात की जाए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 H डिवाइड बाई 36। ठीक है, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 36 डिवाइड बाई √3। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि tan थीटा जो हमारे पास होता है, tan 30 डिग्री जो होता है, इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ साइड में लिख दो, tan 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो H आया है 36 डिवाइड बाई √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। यहाँ से H इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ये तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3 हो जाएगा और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 12 √3। यहाँ से हमारे पास जो हाइट आ गई किसकी, टावर B की, हाइट ऑफ टावर B ये कितना आ गया, 12 √3। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ स्टेशन B। स्टेशन B की हाइट कितनी आ गई,
हाइट ऑफ स्टेशन बी कितनी आ गई, 12√3। ठीक है, अब ये तो काम हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या पता चल गया, हमारे पास ये पता चल गया, हमारे पास एच की वैल्यू तो पता चल गई, कितनी आ गई है, 12√3। अब हमें कैपिटल एच निकालना है। ठीक है, कैपिटल एच निकालना है। और कैपिटल एच कैसे निकल सकता है, जब तक हमारे पास ये वाली डिस्टेंस नहीं पता तो हम कैपिटल एच नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिस्टेंस हमको पता करना होगा कितनी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए सी, इसका यूज करें। ठीक है, इसको एक्स मान लिया, याद रखना। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल हमारे पास ओ ए सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए सी, ओ ए सी नहीं, ओ ए सी। एक मिनट यार, बहुत तेज भाग रहा है। ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेकिन इसके पहले हमको ये पता करना होगा कि हमारे पास कैपिटल एल कितना है। कैपिटल एल भी तो हमको नहीं पता है। स्मॉल एल पता करने से कुछ काम बनेगा नहीं, नहीं बन पाएगा। तो कैपिटल एल पहले पता करना होगा। तो कैपिटल एल कैसे पता किया जा सकता है, कैपिटल एल पता करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम क्या करें, यहाँ पे जो 1045 है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे हम लगा दें cos 45। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ सी, इसमें लगाएंगे cos 45। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कैपिटल एच, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कैपिटल एल। यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी कैपिटल एच। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कैपिटल एल। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल एच हमारे पास क्या है, कैपिटल एच हमारे पास है स्मॉल एच प्लस एक्स, जो हमने माना है स्मॉल एच प्लस एक्स। यहाँ पे क्या है, एल क्या है, एल हमको पता नहीं है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एच प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा L/√2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है, 12√3 प्लस प्लस है एक्स इज इक्वल टू L/√2। √2 जो है हमारे पास, इसको डिवाइड में रखते हैं अभी भी। अब √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 12√6। यहाँ पे आ जाएगा x√2। तो इसको इक्वेशन मान लो एक, इक्वेशन नंबर कोई मान लो, जैसे अभी तक कोई इक्वेशन माने हैं, नहीं माने, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ सी में, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए सी में, इसी में हम साइन 45 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, साइन 45, यूज करते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री यूज करेंगे तो क्या आएगा, साइन के सामने का जो एंगल होता है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। सॉरी, यहाँ पर हमने कॉस लगाया था तो इसको बेस लेना चाहिए ना, हमने हाइपोटेनस ले लिया। यहाँ पर कॉस के साथ तो बेस आता है ना, इसी वजह से तो गड़बड़ आ गया यहाँ पर। तो ये वाला जो हमने निकाल दिया, साइन के लिए निकाल दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे साइन लिख देते हैं, जिससे हमारी ये इक्वेशन बनी रहे। तो ये हमारे पास साइन के लिए है। ठीक है, साइन 45, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन हमारी बनी रहेगी। अब जो यूज करेंगे, अब कॉस 45 लगा देंगे। तो वो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लगा दिया, तो हमारा कॉस नहीं लिखना चाहिए, हमारा साइन लिखना चाहिए था। अब लगाएंगे कॉस 45, कॉस 45 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो कॉस 45। कॉस 45 क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बेस, बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है ओ सी, बेस कितना है ओ सी, और हाइपोटेनस कितना है ओ ए एल है। ठीक है, बेस हमारे पास कितना है ओ सी कितना है ओ सी, और ये है ओ सी की वैल्यू कितनी है 36 है, ओ ए की वैल्यू एल है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई
एल। यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 36 इंटू रूट 2। ये हमारे पास एल आ गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हमको एल की वैल्यू भी बतानी है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया था कि हमको क्या बताना है, फाइंड द, यहाँ पे पूछना था फाइंड द लेंथ ऑफ वायर ए ओ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर आपके और आ गए। ठीक है, ए ओ निकाल लिया हमने। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ, ये कैपिटल एच निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कैसे निकाला जा सकता है, हमारे पास कैपिटल एच कैसे आ सकता है, कैपिटल एच की वैल्यू क्या है, अगर कैपिटल एच की वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास ये वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉल एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। या तो ये कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर cos 45, यहाँ से हमारे पास क्या है, एच डिवाइड बाई एल आ रहा है। एल की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 36 आई है, इसी का यूज कर लेते हैं। चूँकि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा क्या, कैपिटल एच डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब यहाँ से साइन 45 की वैल्यू रख दो, कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक, कैपिटल एच की वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है, और एल की वैल्यू अभी हमने निकाला है 36√2। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 मीटर। ये कैपिटल एच की वैल्यू आ गई। तो आपका आंसर ये भी हो गया, और आपका आंसर ये भी हो गया, कहाँ गया ये। ठीक, अब इसके बाद आपका आंसर ये भी हो चुका है। तो हमारे पास जो 3 पार्ट करने थे उसके हिसाब से तो हमने क्वेश्चन कर लिया पूरा। क्या कर लिया कि हमने इसकी हाइट बता दी स्टेशन बी की, इसकी भी हाइट बता दी, इसकी भी। अब इसके बाद इसको भी बता दिया। लेकिन ये या तो ये कर सकते थे या फिर ये वाला एक पार्ट कर सकते थे। ये तो हमने निकाल दिया है, अब हमें निकालना है ओ बी। क्या निकालना है, ओ बी। यहाँ पे आ जाओ ओ बी के लिए। ओ बी के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, ओ बी के लिए ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे। कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, देखो हम बता रहे हैं। ओ बी के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं आपको, ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे। यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, साइन लगा दें या कॉस लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं। साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 30 लगा दें या फिर कॉस 30 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें स्मॉल एल की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे क्या, साइन इन ट्रायंगल, नीचे लिखोगे। ये आर करके इसको करना नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं, ये वाला नहीं निकाल पा रहे तो एक तो निकालना ही पड़ेगा ना। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास है ओ बी सी, ओ बी और सी। ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी सी। इसमें देखो, इसमें क्या लगाएंगे, साइन लगा देते हैं हम ना, साइन लगा दें या फिर हम सीधे लगा देते हैं कॉस, कॉस लगा देते हैं, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री लगाओगे तो बेस यानी ओ सी डिवाइड बाई ओ बी। इसमें क्या लगाएंगे, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी ओ सी डिवाइड बाई ओ बी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 30 की वैल्यू हमको लगाना है तो कितना है, √3/2। cos 30 की वैल्यू हो गई। ओ सी की वैल्यू हमको कितना दिया है, 36 दिया है। ओ बी हमको पता नहीं, स्मॉल एल हमने माना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 36 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 72, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा, 6, हाँ 24√3। ये हमारा मीटर आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ओ बी इज इक्वल टू आ गया 24√3 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। फिलहाल मीटर में यूनिट दी गई थी। ठीक है, ये सब मीटर में दिया गया था, देख लो ऊपर 36 मीटर था ना, इसके हिसाब से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कितना। अगर यहाँ पर सब आंसर लिखना चाहो तो पहला आंसर कितना निकाला हमने, h√3। h√3 कितना निकाला, h√3। तो स्टेशन बी की हाइट कितना आ गई, h√3 का मतलब है 12√3। ठीक है, स्टेशन ए की हाइट कितनी निकली है, स्टेशन ए की हाइट अगर हमसे पूछा गया तो कितना है, स्टेशन ए की हाइट है हमारे पास 36। कितना है, 36। तो ये 36 मीटर आ गया। इसके बाद इसकी लेंथ निकाली
ओ ए की, ओ ए की लेंथ कितनी निकाली हमने, ओ ए की लेंथ हमने निकाली है जो कि कैपिटल एल है 36√2। कितना आ गया 36√2, ये आ जाएगा 36√2। अगर ये वाला कर लिया तो फिर ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने निकाल के दिखाया क्योंकि हमको सब आने चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी निकाली, अभी निकाली जस्ट 24√2√3, 24√3। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 24√3। तो इसका आंसर ये हो गया पूरा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। केस स्टडी का इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है। इसमें क्या है, अ रोड रोलर इज कॉम्पैक्टर टाइप। ठीक है, कौन सा टाइप है, कॉम्पैक्टर, जो ऐसा रोल जो कॉम्पैक्ट करता है। जैसे रोड बनाई जाती है तो उसमें जो चलाया जाता है जिससे कॉम्पैक्शन हो। ठीक है, उसका काम भी सुन लो क्या है। अ रोड रोलर इज कॉम्पैक्टर टाइप इंजीनियरिंग व्हीकल। ठीक है, यूज टू कॉम्पैक्ट सॉइल। काम क्या है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, कॉमा ग्रेवल, कॉमा कॉन्क्रीट, ईटीसी in the construction of roads and foundation. They are also used at landfill, ठीक है, are in the agriculture, इसके लिए भी यूज किया जाता है। A company started making road roller 10 year, ठीक, एगो यानी 10 साल पहले से बना रही है। And increase its production uniformly by fixed number of every year। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसने बनाया है कि अगर एक साल में पहली साल उसने 10 बनाया है तो दूसरी साल भी 10 बनाएगी, तीसरी साल भी 10 बनाएगी, क्योंकि फिक्स नंबर है। अगर फिक्स नंबर बोल दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। यहाँ से पकड़ना था हमको। अगर ये शब्द नहीं पता, क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है ना, डी की वैल्यू सेम रहती है, तो हर साल डी की वैल्यू सेम रहेगी। यही इंपॉर्टेंट था, अगर ये नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाता। एवरी ईयर। अब इसके बाद इसके बाद क्या है, द कंपनी प्रोड्यूस 100 रोलर इन सिक्स ईयर, यानी 100 नहीं 800 रोलर बनाया है 6 ईयर में। और इसके बाद 1130 रोलर्स इन 9 ईयर, यानी 6 साल में 800 रोलर बना लिए रोलर, और इसके बाद 9 साल में कितने 1113 बना लिए हैं रोलर। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर देना है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसमें क्या है, व्हाट इज द कंपनी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी इसका आपको पहला टर्म पूछ लिया कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनी प्रोडक्शन एवरी ईयर, मतलब इसका मतलब डी की वैल्यू पूछ ली, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, ये बताना है। ठीक है, इसके बाद दो में से कोई एक करना है। इसमें क्या है, व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, यानी 8 साल में कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा। कंपनी का प्रोडक्शन 8 साल में कितना होगा, 8 साल में कितना होगा, इसका मतलब समेशन वाला पूछा गया है यहाँ पर। 8वें साल के लिए नहीं पूछा गया है, 8 साल में कितना होगा। व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, 8 ईयर में। हाँ, इसके बाद व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पर आपको बताना है कि 8वें साल में क्या होगा। ठीक है, व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इन द फर्स्ट 6 ईयर, 1 से लेके 6 साल के बीच में टोटल प्रोडक्शन कंपनी का कितना होगा, ये पूछा गया है। हिंदी वाले देखना चाहें तो देख लें एक बार इसकी लैंग्वेज। वैसे हिंदी में तो पेपर कम ही लोग देते होंगे सीबीएसई बोर्ड में, फिर भी कोई देता है तो देख लो क्या है। रोड रोलर एक कॉम्पैक्टर प्रकार का इंजीनियरिंग वाहन है जिसका उपयोग सड़कों और नींव के निर्माण में मिट्टी, बजरी, कंक्रीट आदि को कॉम्पैक्ट करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग लैंडफिल या कृषि में भी किया जाता है। एक कंपनी ने 10 वर्ष पहले रोड रोलर बनाने शुरू किया। हर वर्ष निश्चित संख्या, यहाँ पर शब्द है निश्चित संख्या, ये इंपॉर्टेंट था, जैसे वहाँ पर फिक्स नंबर था। संख्या समान रूप से अपना उत्पादन बढ़ाया। कंपनी 6ठे वर्ष में 800 और 9वें वर्ष में 1130 बनाती है। अब इसके बिहाफ पे आपको आंसर देना है। पहला आंसर क्या है, पहले वर्ष में कंपनी का कितना उत्पादन हुआ, यानी ए की वैल्यू। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा कितनी बढ़ोतरी की जा रही है, यानी डी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद 8वें वर्ष में कंपनी का उत्पादन यानी ए एन की वैल्यू पूछा जा रहा है। ए एन मतलब ए8 की वैल्यू। इसके बाद प्रथम 6 वर्षों में कंपनी का कुल उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है।
जैसा दिया है वैसा करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो यूज होगा फार्मूला क्या यूज होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है, ठीक है। इसमें जो गिवन है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है ए क्या दिया हुआ है, पहले 6 साल का, देख लो क्वेश्चन में क्या है, 6 साल का कितना है, 6 साल में ए एन कितना दिया हुआ है, 800 रोलर बन रहे हैं। ये क्या है, ए एन की जगह लिखेंगे A6। इसके बाद क्या गिवन है, A9 दिया है, ये कितना दिया हुआ है, 1130, ठीक है। जैसा किया है क्वेश्चन में वैसा ही करना है, इतना दिया है हमको। इसके बाद इसने बोला है कि इसका जो फिक्स रेट है यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हम मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जिसे कहते हैं, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा डी होगा। ये भी फाइंड करना है, ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, पहले साल का प्रोडक्शन या फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूज क्या होगा, हमारे पास अगर ए एन निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है पहला टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चनों में यही फार्मूला यूज होगा। इसके बाद समेशन वाला भी फार्मूला यूज होगा, एन बाई टू ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। जैसा दिया है उसके हिसाब से हमको लिख देते हैं। पहले बताया है कि ए सिक्स दिया हुआ है कि पहले 6 साल का जो प्रोडक्शन था उसमें कितने थे, इतने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है, ए की जगह पे 6 एन की जगह पे 6 लिखना है। तो A6 याद रखना, यहाँ पे 6 है क्योंकि यहाँ पर n था तो यहाँ पर कितना था, n माइनस वन, इसमें पुट करेंगे, पहला टर्म a है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी हमको पता नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 800, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 800, तो इसके बराबर लिख देंगे 800 क्योंकि 800 दिया है। यहाँ से a प्लस 5d इज इक्वल टू आ जाएगा 800। एक इक्वेशन ये हमारी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, A9 दिया है ना, ये A9 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 9 की जगह क्या होगा, n की जगह 9 होगा माइनस वन, और यहाँ पे d आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1130। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू आ जाएगा 1130। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसमें घटा दो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 800। यहाँ आप क्या करेंगे, सपरेट करेंगे, तो सपरेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो a से a कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 3d बचेगा। अब इससे घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110। यानी हमारे पास जो कंपनी बना रही है हर साल 110 इंक्रीज करती जा रही है, हर साल 110 इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर रख देना है, वहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये आ गया, ये आंसर है क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड था, क्या था, व्हाट वाज द इंक्रीजिंग इन द कंपनी प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो डी की वैल्यू हमको पता चल गई, कितना आ गया, 110। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में आओगे, क्या है, पहले इक्वेशन हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था, 800, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a 5d की वैल्यू कितनी है, 110 इज इक्वल टू 800। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 में से माइनस करना है 550, अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0, यहाँ 5 और यहाँ पे 3, कितना आएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तभी तो हो पाएगा। तो ये 2 बचेगा। यानी कंपनी ने पहले साल जब स्टार्टिंग किया था उस साल उसने 250 कॉम्पैक्टर रोलर बनाए थे। तो ये वाला भी आंसर आ गया मेरा इस पार्ट का, कहाँ गया, ये इसका भी आ गया, यानी 2 नंबर आपके हो गए। अब आपको क्या निकालना है कि व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, 8 ईयर में कितना प्रोडक्शन था। तो 8 ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, तो हमारे पास A 8 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस
8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से A8 हमको फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 250 है, प्लस एन माइनस वन सॉरी 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 110 है, डी की वैल्यू ये हमारे पास है ना, बस इसको ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। 250 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये 77 हो जाएगा। ठीक, इसको एडिशन करो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और एक 10, यानी जो कंपनी का 8वें साल में प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1020 कॉम्पैक्टर रोलर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा, इस वाले का 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ये वाला अगर आपने कर लिया तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कराएंगे आपको सब। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 6 ईयर। आपको निकालना है टोटल प्रोडक्शन इन 6 ईयर, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, हमारे पास इन 6 साल में जो उनका सम होगा टोटल का वो निकालना है, यानी एस एन निकालना है। तो लास्ट पार्ट जो होगा एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाओगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एस एन आओ, एस एन, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी रखनी है, हमको 6 निकालना है, 6 साल का निकालना है, तो एन की जगह पे 6 लिख दो। कितना लिख दोगे 6, एन की जगह कितना 6 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओगे 2, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमने निकाला 250, ए की जगह 250, तो ये 250 हो जाएगा, प्लस ए की जगह 250 हो जाएगा, एन की जगह 6 माइनस 1, डी की जगह कितना है 110। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा, अंदर आओगे 2 का मल्टीप्लाई होगा 250 में तो 500 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -6 माइनस 1 5 बचेगा, 5 को मल्टीप्लाई होगा 550 आ जाएगा। जब इसका एडिशन करोगे कितना आएगा 3 इंटू, यहाँ पर इसका एडिशन करोगे कितना आएगा 10, तो 1050 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 5 इसके बाद क्या है 1 इसके बाद 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3150, यानी 6 साल में उसका जो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा वो 3150 कॉम्पैक्टर रोलर बना देगी कंपनी। तो ये यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। समझ में आया हो तो लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।